रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण। एलजी हाउस जाकर विधायकों ने सौंपा समर्थन पत्र। आगरा किले में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्शन कमीशन का पद संभाला। जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल। इस दौरान 20 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान के समर्थन में उतरे अखिलेश। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बताया सही। अखिलेश ने पूछा महाकुंभ आयोजन क्यों किया गया। आप सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रीय पदाधिकारी संघ की बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर बोला हमला। कल से 2 दिन की रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। अमेठी सांसद केएल शर्मा भी रहेंगे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने महिला विधायक रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने एक पुरानी याद को साझा करते हुए 1995 की ऐतिहासिक तस्वीर के एक्स पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर में वह रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के पदों की शपथ लेते नजर आ रही हैं। अलका लांबा ने इस पोस्ट के जरिए न केवल अपनी छात्र राजनीति के दिनों को याद किया, बल्कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं भी दी। दरअसल अलका लांबा 1995 में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। वहीं रेखा गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महासचिव चुनी गई थी। उस समय दोनों युवा नेता छात्र राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना रही थी। अब सालों बाद रेखा गुप्ता ने अपनी राजनीति यात्रा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चमत्कारी अंदाज में खुलासा किया। 3 शातिर चोरों ने 17 फरवरी की रात को एक गारमेंट्स शोरूम में ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल चोरी किया था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में चोरों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपियों की परेड भी करवाई, जिसमें उनको शातिर करतूतें उजागर हो गईं। ये एक गारमेंट्स की शॉप है जन के नाम से। इसमें कुछ ताला तोड़ के चोरी की गई है। तुरंत मामला संज्ञान में आने पे SHO द्वारा और जो भी IO था तुरंत मौके पे पहुंचे और इसमें उचित कार्रवाई की गई। और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनको शाम तक, कल सुबह की वारदात है तो शाम तक उनको काबू किया गया। पंजाब सरकार की सोल प्रोजेक्ट स्कीम के तहत 40 स्कूलों में लैब और कमरों के निर्माण ग्रांट दी जा रही है। इसी कड़ी में आज मोगा जिले में सरकारी कन्या स्कूल में पहली ग्रांट पहुंची। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर अमनदीप नमस्कार जी, सत श्री अकाल। साडे मोगा विखे सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल विखे साडे प्रिंसीपल मैम मनप्रीत कौर जी और साडे टीचर सहबान और साडी बच्चियां दी बड़े टाइम तो मंग सीगी कि इत्थे जड़ियां हैगियां ने आधुनिक लैब्स की जरूरत हैगी है और 2 कमरे भी जड़े हैगे सी होर उन्हां दी शॉर्टेज सीगी। सो पहला भी स्कूल दे विच असी जिहड़े स्मार्ट रूम बना के बच्चों नूं दित्ते फ्यू मंथ्स बैक और अज साडे मानयोग CM सरदार भगवंत सिंह मान जी और साडे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस जी का कोटन धन्नवाद करदी हां। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। यह सोल प्रोजेक्ट के अधीन स्कूल ऑफ अपलाइड लर्निंग प्रोजेक्ट है, जिस के अधीन पंजाब के 40 स्कूलों नूं ये ग्रांट मिली आ। तो साडा मोगा जिले के विचों साडा स्कूल ये पहला स्कूल जिसनूं मान प्राप्त होयागा।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਬਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਹੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ 13,02,000 रुपया और जो कमरे ने ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ किश्त 10 लाख रुपया ਸਾਨੂੰ आ चुकी है विद फर्नीचर। खबर आगरा से है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आगरा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद राजकुमार चाहर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया और महापौर हेमलता दिवाकर ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में लाल किला में लेने पहुंचे। महाराष्ट्र से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और लाल किले के दीवाने आम में लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जा रही है। राजधानी लखनऊ में सरोजिनी नगर पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करती थी। अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली युवती नीतू चौहान पुलिस की वर्दी पहनकर लखनऊ पहुंची और सरोजिनी नगर के एयरपोर्ट इलाके में मोबाइल से रील बना रही थी। कुछ ही दूरी पर ड्यूटी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों और दरोगा ने जब उससे पूछा तो उसने खुलासा हुआ पुलिस विभाग में नहीं है और रील बनाने के लिए शौक में पुलिस की वर्दी पहनी ताकि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स बढ़ सके। पुलिस ने युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने युवती के पास से वर्दी सहित अन्य सामान बरामद किया है। खबर संभल से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल्की धाम के प्रथम स्थापना दिवस पर अपने अनुभव साझा किए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए दान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में पटेल समाज ने शिक्षा और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कल्की धाम के 5,111,000 रुपए का दान भी दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री कल्की धाम की सेवा में पधारे थे, वह उस कार्यक्रम में नहीं आ पाई क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन चलता है। आज आचार्य प्रमोद कृष्ण ने उन्हें कल्की धाम का इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि 18 साल के इंतजार और कठिनाइयों के बाद यह सब संभव हुआ है और आगे उन्होंने कहा कि कितने लोगों की उन्होंने गालियां सुनी जो जिस तरह से प्रधानमंत्री भी गाली सुन रहे हैं। इम्पोर्टेंट दिया शिक्षा को, लेकिन उसी समय मुझे पता नहीं था कि जो काम मैं नहीं कर पाई, इसमें उपस्थित नहीं रह पाई, वो काम 1 साल के बाद 19 फरवरी को मुझे करना है। और इसी वजह से आमंत्रण देने के लिए राजभवन प्रमोद कृष्ण जी स्वयं पधारे और आधा घंटा तक लगभग 30-35 मिनट तक कल्की धाम का पूरा इतिहास मुझे बताया। कानपुर कमिश्नरेट के सचेटी थाना में क्षेत्र के दौलतपुर गांव में वर्चस्व को लेकर हत्या की घटना दिन दहाड़े अंजाम दे दी गई। हत्या आरोपी ने गोली मारने के बाद सबको घर के अंदर खींच लिया और पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास करती थी कि सचेटी थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर गांव में दिन दहाड़े पड़ोसी की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस बल मौजूद रहा। नोएडा में खुद को अधिकारी बता खाली पड़े प्लॉटों पर कब्जा करने और बेचने वाले गैंग का खुलासा नोएडा पुलिस ने किया है। मुख्य सरगना राकेश बिष्ट समेत 9 लोगों को थाना सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया गैंग लोगों के खाली प्लॉट में फर्जी पेपर तैयार कर बेचने का काम करता था। बताया जा रहा है कि इस गैंग के ने 84 वर्षीय बुजुर्ग के प्लॉट को बेचने की साजिश की थी। सेक्टर 55 स्थित करोड़ों रुपए के 375 गज के प्लॉट के फर्जी पेपर तैयार किए थे और करीब 10 करोड़ रुपए को फ्लैट महज 4 करोड़ रुपए में बेच रहे थे।
पकड़ा गया है। इसमें एक जो राकेश बिष्ट का नाम है वो मूल आदमी है और एक देवाशीष नाम का लड़का है जो वहाँ बनस्थली सामने स्कूल था प्लाट के A6 सेक्टर 55 में 30-75 वर्ग मीटर का प्लाट है। उसी के इन्होंने फर्जी कागजात बनवाए और फिर उसमें 3 करोड़ 21 लाख का लोन अप्लाई किए थे। इसी दौरान इस घटना का खुलासा हो गया, उससे ही पकड़े गए। इसमें कुल 10 लोग हैं जिसमें से 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनको आपके सामने पेश किया गया है। आगे और जो चीज़ें हैं जो इनके द्वारा पूछताछ से पता चली हैं तो हम इस बात का भी पता कर रहे हैं कि ये इसी प्लाट में किया था कि पहले भी और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है, इस बात की भी हम पूरी विवेचना कर रहे हैं। जम्मू के लद्दाख में 16 फरवरी को हुए एक हादसे में फर्रुखाबाद के नायब सूबेदार सुनील कुमार शहीद हो गए। पानी की टंकी के फटने के कारण हादसा हुआ। शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव दुल्लामाई में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, हवलदार सुशील कुमार का निधन, उनकी शहादत देश के लिए वो बलिदान हुए हैं। प्रदेश सरकार ने अनुग्रह राशि के रूप में, परिवार की सहायता के रूप में उनकी पत्नी को 35 लाख रुपए और उनके पिता को 15 लाख रुपए प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए। भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रावधानित धनराशि है वो अतिरिक्त रूप से वो सहायता राशि और सारी सुविधा देने का काम होगा। एक सड़क और अन्य छोटी मोटी जो यहाँ की सहूलियत की बात परिवार के द्वारा रखी गई है, स्थानीय प्रशासन को या डीएम साहब है और हम सब जनप्रतिनिधि हैं, इनके सामने आश्वस्त कर दिया गया। सड़क का नामकरण कराने का निर्देश दे दिया गया। बाकी भी अन्य चिंताएं करने का काम भी प्रशासन इस परिवार की करेगा। खबर प्रतापगढ़ से। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 श्रद्धालुओं को रौंद दिया। हादसे में दिल्ली के रहने वाले पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा, जहां से गंभीर हालत में डॉक्टरों को एम्स रायबरेली रेफर किया गया। मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। महाकुंभ प्रयागराज से स्नान कर लौट रहा था परिवार। कार से हाईवे पर उतरने के दौरान हादसा हुआ। बांदा से मासूम बच्ची के साथ अध्यापक द्वारा मारपीट कर की गई बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने बेटी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पूरा मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय बांदा से सामने आया है, जहां पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते रहे हैं और अभी भी पढ़ते हैं, तो हम 4th क्लास में तो कुछ बच्चे। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शत्रु संपत्ति मामले में मंगलवार को 18 फरवरी को आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल से मंजूर हुई है। इसी मामले में अब रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल जज शोभित बंसल द्वारा आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बड़े बेटे आदिब आजम और बहन निकत अफलाक को भी जमानत मंजूर हो गई है। देखिए, 2020 का मुकदमा था और ये शत्रु संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड है उसको खुद करने से रिलेटेड एलिगेशन थे। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो है सम्मन किया गया था। इसमें अब्दुल्ला आजम खान की वालदा डॉक्टर तजीन फातिमा, उनके बड़े भाई अदीब आजम खान और उनकी फुप्पो निकत अफलाक, तीनों लोगों ने आज न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया था और न्यायालय ने आज बहस सुनने के बाद उनको अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। ये वही मामला है जिसमें अब्दुल्ला की जेल हुई? जी हाँ, ये वही मुकदमा है जिस मुकदमे में कल अब्दुल्ला आजम खान को जमानत मिली। खबर लखनऊ से है, जहां आप सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की और जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च को प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में होगा। संजय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान को बीजेपी के द्वारा जो हमला और विपरीत काम किया जा रहा है, नफरत की आग में उत्तर प्रदेश को झोंका जा रहा है, इस पर हम मजबूती के साथ काम करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे थे,
उर्दू भाषा हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ की देन है और हमारे हिंदुस्तान की देन है। उस भाषा के खिलाफ हमारे प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं और जब उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं तो 4 मिनट 20 सेकंड के भाषण में 9 बार उर्दू भाषा बोल रहे हैं। भाषण भी उर्दू में ही दे रहे हैं और उर्दू के खिलाफ देश के शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी कह रहे हैं कि 8 महीने में 7,84,000 बच्चों ने यूपी के सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। वो कौन है? मौलाना है, मुसलमान है, वो मुख्यमंत्री के राज में छोड़ गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं के केंद्र में मंत्री कह रहे हैं। अहम मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं हो रही है, ध्यान भटकाया जा रहा है। हम अपना सारा काम जो करेंगे उसमें मुख्य मुद्दा भारत के संविधान को जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तार-तार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, उसकी मूल भावना के विपरीत काम किया जा रहा है, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को तोड़ा मरोड़ा डुबोया जा रहा है और नफरत की आग में जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश को झोंका जा रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय इस मीटिंग में उभर के आया और जिसको रोकने के लिए हम लोग पूरी मजबूती से काम करेंगे। कल मैंने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे थे। मैं बड़ा हैरान हूं कि उर्दू भाषा जो हमारे उत्तर प्रदेश की देन है, लखनऊ की देन है, हमारे हिंदुस्तान की देन है, उस भाषा के खिलाफ हमारे प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं। और जब वो उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं तो बड़ी मजेदार बात यह है कि 4 मिनट 20 सेकंड के अपने भाषण में 9 बार उर्दू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तबके उर्दू का शब्द, पायदान उर्दू का शब्द, अगर उर्दू का शब्द, बात उर्दू का शब्द, बच्चों उर्दू का शब्द, आदि उर्दू का शब्द, सरकार उर्दू का शब्द, अंदर उर्दू का शब्द, दुनिया उर्दू का शब्द। 4 मिनट 20 सेकंड में 9 शब्द उर्दू के बोल रहे हैं। तो आप तो बोल ही नहीं सकते हैं उर्दू के बगैर। भाषण दे रहे हैं आप खाली भड़काऊ। और यहाँ रुकते एक छोटे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सही कहा है। उनके राज्य के लोगों की भी जान गई है। बंगाल और दूसरे राज्यों से आए लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। महाकुंभ का आयोजन क्यों किया गया? सदियों से श्रद्धालु आते रहे हैं। कुंभ तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कहा कि जब सीएम योगी कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है तो लोगों का भरोसा बढ़ा। जब उन्होंने मशहूर हस्तियों और अन्य नामचीन हस्तियों को बुलाया तो लोगों को भरोसा हुआ कि व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा जनता की भावनाओं का फायदा उठा रही है। इसी कुंभ में सबसे ज्यादा गुमशुदगी के मामले सामने आए हैं। इसी कुंभ में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इसी कुंभ में सबसे ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। खबर लखनऊ से है। पश्चिम तिथि के पावन अवसर पर प्रयागराज कुंभ पहुंचकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अजय राय ने स्नान के बाद मां गंगा का पूजा अर्चना कर लोक कल्याण की कामना की और समूचे देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। यूपी सरकार द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ स्थित तो होटल हयात में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों से मोटे अनाज के बीज
उत्पादन कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर प्रतिभाग किया। सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए जागरूक करने के साथ साथ उन्हें सब्सिडी और प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम चला रही है ताकि एथेनॉल के उत्पादन में तेजी आ सके। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिसकर्मियों का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। प्रयागराज स्टेशन पर यात्री आश्रय नंबर 2 पर प्रवेश द्वार पर या ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक कल्बे पंजतन और जीआरपी उप निरीक्षक अशोक वर्मा आरक्षी मोतीराम, रविंद्र कुमार सरोज, आरक्षी रवि कुमार और अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान 4:30 बजे बिहार के रहने वाले 38 साल के यात्री जुगनू चौधरी अचानक यात्री आश्रय नंबर 2 के प्रवेश द्वार पर नजदीक बेहोश होकर गिर गए। यात्री के बेहोश देख पूरी टीम फौरन हरकत में आ गई। ड्यूटी पर तैनात उक्त स्टाफ ने मौके पर सीपीआर देकर श्रद्धालुओं को होश में लाने की कोशिश की और गेट नंबर 3 पर स्थिति रेलवे प्राथमिक उपचार केंद्र पहुंचाया, जिसके बाद यात्री अपने होश में आ गया। यात्री का प्राथमिक उपचार केंद्र में चल रहा है। खबर कानपुर से है। कहते हैं कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा ही एक कहानी कानपुर के एमलिको की सरिता द्विवेदी की है, जो कि दिव्यांग होने के बावजूद देश विदेश में कानपुर का नाम रोशन कर रही हैं। बताते चले कि भाजपा विधायक नीलिमा कटियार ने अंतर्राष्ट्रीय विजेता सरिता से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही उनके जज्बे को सलाम किया। बता दें कि दिव्यांग सरिता देवी बोशिया पैरा ओलंपिक खेल रही हैं। उन्होंने अब तक 4 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय पदक अपने नाम कर लिया है। के न्यूज़ से बात करते हुए राष्ट्रीय विजेता सरिता द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साथ उन्होंने चुनौती भरे कामों में खास रुचि है। वहीं उनके जज्बे और हौसले को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। मैं बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ, जब भी आंखें एलएमको में मैं बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ, जब आना होता है तो एक बहुत सारे से भर जाना होता है। और आज गर्व से भरने की इस कड़ी में ये मैं सरिता द्विवेदी जी से मिली हूँ। बुशिया गेम है जो सीवियर हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए ये गेम होता है और हमारे लिए, कानपुर के लिए, देश के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि सरिता जी अब केवल कानपुर के गर्व की बात नहीं बची, ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय बन चुकी हैं। तो सरिता जी बुशिया खेल रही हैं पैरा ओलंपिक के अंदर जाकर के। छूने का जज्बा हो तो फिर कड़ी मेहनत से अपने सपने को भी साकार किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है एलिम्को में कार्य करने वाली सरिता जी ने। वो हमारे साथ है, आप इनकी दशा देख सकते हैं। दिव्यांग जो शब्द है वो इनके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि इन्होंने ऐसे करे हैं जो ना सिर्फ प्रेरणादायी हैं, बल्कि कानपुर शहर का नाम पूरे देश भर में रोशन करने वाले हैं। और अभी तक की इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो अभी तक की सारी महिलाओं, सारे दिव्यांगों, यहाँ तक कि देशवासियों के लिए गौरवमयी रहे हैं। और इन्हीं से बातचीत कर लेते। मैम, अभी तक की आपने क्या कुछ अचीव करा है? क्यों आपको लोग इतने प्रेरणादायी होते हुए अपने आइडल को मान रहे हैं कि ये मेरी आइडल है? मैं कुछ छोड़ना ही नहीं चाहती। अचीवमेंट का तो नहीं पता तो सामने जो आता मैं सब करना चाहती हूँ। बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट। मेरे को कला के क्षेत्र में 4 नेशनल, 1 इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, दैट टू मेरिट में, नॉट अ स्पेशल कोटा एंड ऑल, वो सब मैं यूज नहीं करती। एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BFA कर रखा है मैंने, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट। फिर यहाँ एलिम्को में जॉब लगी 2013 में मेरी। एंड इतने सालों से मैं कैंपस को सुधारने में लगी हुई थी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। इस कैंपस को थोड़ा सा आर्मी टाइप का जा रही थी, तो मैंने हाउस कीपिंग मांगी 2018 में। 2024 चल रहा है एंड इन पिछले सालों में जितना मैं चेंजेस कर सकती थी वो कर ही दिया है। हमारे यहाँ प्लांटेशन लगाने के लिए वन विभाग के पास जमा नहीं है, हमने इतने प्लांट लगाए हैं। रिसेंटली आई स्टार्टेड प्लेइंग गेम, इट्स अ बुशिया पैरालंपिक गेम।
एम अ BC3 प्लेयर एंड 6 महीने 19 दिन में मेरा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तीनों क्लियर हो गया। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसको डबल ब्रॉन्ज मेडल लगे इंडिया से। अभी तक इंडिया को बुशिया गेम में मेडल नहीं गए थे। सब बिजी होते हैं, बिजी मैं भी बहुत हूँ, बट उन बिजी वाले लम्हों में मैं अपने लिए मौज ढूंढती रहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सराउंडिंग को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ। मुझे जो पसंद होता है मैं अपने आसपास रखती हूँ। मुझे गैजेट्स पसंद है, टेक्नोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, मुझे खिलौने पसंद है। मेरी व्हीलचेयर में कुछ लगा हुआ मिलेगा, जैसे ये हो गया यूनिकॉर्न, आई लव दैट। एंड टेक्नोलॉजी के मामले में आई यूज एवरीथिंग। सो मतलब मुझे लगता है कि छोटी सी जिंदगी है, कल देख पाए या ना देख पाए, तो आप जो आज कर रहे हैं उसमें मस्त रहें, खुश रहें। दिव्यांगता के भी जो 2 पैरामीटर्स होते हैं, अगर किसी को बचपन में हुई है तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बचपन में हुआ था, जब मैं 4 साल की थी 1995 में, तो आई एक्सेप्ट द वे आई एम। ये मैं इसी तरीके से, ये दिस इज माई नॉर्मल बॉडी, लाइक मेरी दशा नहीं, मेरी कुछ नहीं, दिस इज माई नॉर्मल बॉडी, लाइक यू, लाइक अदर पीपल। तो अब जो यंग एज में, जैसे जिसको अपनी लिम्स की आदत हो, और यंग एज में अगर किसी को डिसेबिलिटी आती है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। परंतु देयर इज सो मेनी पीपल जिनको यंग एज में आई, दे एक्सेप्ट इट। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि हो गई है और आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप उसमें चौके और छक्के लगा रहे हैं, इट विल इजी फॉर यू टू लीव अ बेटर एंड हैप्पी लाइफ। अब आप घर पे बैठे हैं, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, अपने ही ऊपर सोचे जा रहे हैं, अपनी दिव्यांगता के ऊपर सोच रहे हैं, देयर इज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। और इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकाल रखी हैं। स्पोर्ट्स की बात करें, आप थोड़ी मेहनत करिए, आप और भी स्पोर्ट्स का पता करिए, किसी एक को पकड़िए, उसमें आपके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आप कहीं इंगेज हो जाएंगे, आपको आप ही की फील्ड के दोस्त मिलेंगे। सेम दिव्यांगता के जब दोस्त मिलते हैं तो एक अलग प्रकार का फन होता है, हम सब एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, सीधी सी बात। कोई और आगे करेगा तो हम उस पर केस कर देते हैं, हम नहीं, आई डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस, बट पीपल आर लाइक दैट। बट जब एक दिव्यांग दूसरे की उड़ाता है तो उसको बड़ी मजा आती है। तो इट्स अ डिफरेंट सराउंडिंग। मतलब ये चीज मुझे कब समझ में आई है, जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है। पिछले 1 साल में आई लर्न अ लॉट मीन्स मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से रही, नॉर्मल बच्चों के साथ, लाइक नॉन डिजेबल, नॉट नॉर्मल, नॉन डिजेबल बच्चों के साथ। देन ग्रेजुएशन मेरा नॉन डिजेबल बच्चों के साथ रहा। मेरे क्लास में कोई भी है, मेरे स्कूल में नहीं था कोई, आई वाज द ओनली दिव्यांग बच्चा इन माय स्कूल एंड कॉलेज। तो फिर गाने भी सुनती होंगी, चुटकुले भी करती होंगी, कुछ ऐसी चीज जो हमारे दर्शकों के लिए हो, या कोई गाना या फिर कोई चुटकुला? चुटकुले का तुझे कुछ नहीं पता, बट आई यूज्ड टू क्रैक अ ब्लैक जोक, वेरी डीप ब्लैक जोक। So whenever people are not listening me, मैं हॉर्न बजा रही हूँ, सब कर रही, तो I will just say like, भाई साहब हट जाओ, वरना आप भी मेरी तरह व्हीलचेयर पे चले जाओगे। अभी तो चल फिर रहे हो, हट जाओ प्लीज। तो अगर इसको पब्लिक प्लेस में ऐसे बोला जाए तो दे विल फील लाइक ओके क्या बोल रही है, बट एक इंसान बार बार समझा रहा है आपको, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। आज के टाइम पे लोगों के अंदर विवेक थोड़ा कम हो गया, दैट आई पर्सनली फील। मैं लाइक आई एम अ सोलो ट्रैवलर, मैं घूमती रहती हूँ इंडिया भर में। मेरे सिर्फ 12 स्टेट रह गए हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऊपर के 2 और नीचे बीच के 2, बाकी मेरा पूरा इंडिया घूमा हुआ है। एंड मैंने अकेले घूमा। मेरा जब मन करता है, जो मैं थक जाती हूँ, मैं टिकट करती हूँ, मैं निकल जाती हूँ। मेरे घर वालों को भी आदत हो गई है कि रात में एक मैसेज आएगा, टिकट आएगा, निकल गई। मतलब अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, सारी चीजें नहीं बचा है ना, मुझे कार ड्राइव करनी है अपने पैरों से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आई कैन से टू द पीपल अगेन द ब्लैक जोक, तुम्हारी जिंदगी मेरे पैरों में है। तो देखिए ये कितनी हंसमुख है सरिता जी, और आज जो है काफी बड़ी लोगों के लिए एक मिसाल प्रेरणादायी हो चुकी हैं, और लोग इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अब इनका जो मतलब इनका लक्ष्य है वो ये है कि पैरा ओलंपिक में जाना और इंडिया के लिए मेडल लेके आना। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इस साल 54 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें हाई स्कूल में 27,32,000 और इंटर में 27 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए 8,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लखनऊ स्थित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि परीक्षा नकल विहीन हो, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए मंडल स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर विवेक नौटियाल ने बताया कि अति संवेदनशील 16 जनपदों में STF और LIU के माध्यम से विशेष निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी यानी कि 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक होगी।
उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से उत्तर प्रदेश के तमाम जो 75 जनपद हैं उनकी निगरानी की जाएगी। यहाँ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से अलग अलग जो जनपद हैं वहाँ की मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है। आप अगर देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जो जनपद हैं वहाँ का सीसीटीवी फुटेज यहाँ से कंट्रोल रूम के माध्यम से जब परीक्षा होगी तो यहाँ से उसकी निगरानी की जाएगी। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि किस तरीके से जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसको नकल विहीन बनाई जा सके। इसको लेकर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं जो कि जो है माध्यमिक शिक्षा के, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं इस बार जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में रहने वाली हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी किस तरीके से जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरीके की निगरानी यहाँ से सेंटरों में व्यवस्था है और इस बार लगभग कितने बच्चे इस बार परीक्षा में शामिल होंगे? मैं आपको अगर मूलभूत आंकड़े संक्षेप में बताना चाहूँ तो इस वर्ष 8,140 परीक्षा केंद्र बने, गत वर्ष 8,265, अर्थात इसमें 140 संख्या कम हुई है केंद्रों की। गत वर्ष हमारे 55 लाख बच्चे पंजीकृत थे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आप जानते हैं कि कुछ बच्चे परीक्षा छोड़ देते हैं। इस वर्ष भी उसकी संख्या लगभग उतनी है। 54 लाख बच्चे हमारे साल मोटे तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, इसमें 27,32,000 हाई स्कूल के हैं और 27 लाख की लगभग इंटर के हैं। इस तरह 54 लाख हमारे हो रहे हैं। 306 हमने अति संवेदनशील और 700 लगभग हमने संवेदनशील 300 अति संवेदनशील 306 और 700 से करीब संवेदनशील हमने केंद्रों का चिन्हांकन किया है गत वर्षों के आधार पर। और 16 जनपद हमने ऐसे चिन्हित किए हैं पूर्ण रूपेण से जो अति संवेदनशील हैं, जहां पर विशेष निगरानी एसटीएफ के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से और विशेष सचल दलों के माध्यम से की जा रही है। तो हमारे साथ विवेक नौटियाल थे जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है उसके कहीं ना कहीं प्रभारी हैं। साफ तौर पर पिछले वर्ष भी जिस तरीके से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया था उस बात इस बार भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो है उसकी निगरानी की जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रयास है कि जो परीक्षाएं हैं उसको कहीं ना कहीं नकल विहीन बनाई। कैमरामैन रमेश के साथ मैं अविनाश, के न्यूज़ इंडिया। कानपुर में 30वां राष्ट्रीय मेनोपॉज सम्मेलन इस्मकॉन 21-23 फरवरी को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में, जो कि इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के तत्वाधान में कानपुर ऑफ्स एंड गायनी सोसाइटी एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग हजारों लोगों के आने की संभावना है, जिसमें 200 के ऊपर फैकल्टी हैं। वर्तमान में एम्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंजू सोनी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विपाशा सेन है। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री के मार्गदर्शन में डॉक्टर किरण पांडे की अध्यक्षता में सचिव डॉक्टर कल्पना दीक्षित एवं डॉक्टर शैली अग्रवाल, डॉक्टर रेणु गुप्ता विषय वैज्ञानिक सचिव के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस साल की थीम मेनोपॉज जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना रखना है, जिसके अंतर्गत मेनोपॉज से जुड़े शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव और उनके समाधान, आधुनिक चिकित्सा पद्धति और जीवन शैली सुधारने पर विस्तृत चर्चा होगी। सम्मेलन में देश विदेश के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू सोनी, डॉक्टर दुरुषा, डॉक्टर शीला माने और ग्लासगो लंदन से डॉक्टर मैरी एन प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस, ये एक गौरव का विषय है कि ये 30वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन कानपुर को दिया गया है। ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंटरनेशनल डिग्निटरीज और नेशनल डिग्निटरीज 250 के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉरेन डिग्निटरीज भी आ रहे हैं अपने विषयों के महारत जो हैं उसको प्रकट करने के लिए। 4 विशेष कॉन्फ्रेंसेस जैसा कि आपको बता चुके हैं, एक फर्टिलिटी आफ्टर 40 और दूसरा एंटी एजिंग, जिसके लिए कि हर व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से लेकर ज़मीन तक रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी उम्र से कम दिखूं और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये एक विशेष वर्कशॉप है जिसमें विशेष तौर से अतिथि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। खबर कानपुर से है। रमज़ान माह की शुरुआत होने को है और जिसको लेकर कुल इस्लामिक इल्मी एकेडमी ने अल शरिया हेल्पलाइन जारी की है, जिसके जरिए बिना किसी भेदभाव के गरीबों, अनाथों, विधवाओं और मानवता की सेवा करते हुए कानपुर में नए दौर में एक मिसाल कायम करेगी। आने वाले नए मसाइल के हल के लिए पूर्व काजी शहर हजरत मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक उसामा काजमी के द्वारा बनाए गए कानपुर शहर के वरिष्ठ मुफ्तियों पर आधारित टीम रमज़ान के मौके पर लोगों से नमाज, रोज़ा, तरावी, जक़ात, फितरा, हज व कुर्बानी में दीनी
मालूमात और इस्लामी रहनुमाई के लिए पुख्ता जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य रमज़ान हेल्पलाइन बनाम अल शरिया हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा की है। इस्लामिक इल्मी एकेडमी की तरफ से हर साल रमज़ानुल मुबारक से पहले अशरिया हेल्पलाइन के उन्वान से ये इल्मी एकेडमी खिदमत अंजाम देती है, ताकि जो आमतुल मुस्लिमीन है, बिरादरान इस्लाम है, वो रमज़ान के जितने भी अमाल हैं उसको इस्लामी और शरीयत की रोशनी में अंजाम दे सके। उन्हें कोई उलझन पेश आए तो इल्मी एकेडमी जो नंबर जारी करती है उन नंबरों पर रब्ता करके अपने मसलों का हल वो ढूंढ सके। इसके लिए अशरिया हेल्पलाइन है। ये कितने नंबर जारी किए हैं और कितने मुफ्तियान हैं? हमारे पैनल में यूँ तो 20-22 मुफ्तियान किराम हैं, तकरीबन 14-15 सय्यद उलमाए किराम के नंबर इसमें दिए जा रहे हैं, जो प्रेस नोट में आपके हाथों में होंगे। नहीं, ये नंबर जारी करने का मतलब ये है कि किसी भी वक्त अगर एक नंबर किसी वजह से बंद है, नमाज हो रही है, कोई सो रहा है, तो दूसरा नंबर मिलेगा, तीसरा मिलेगा। इतने नंबर हैं कि इंशाअल्लाह मसले का हल ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। जी, प्रेस नोट में अभी आप हज़रात के हाथ में दे दिए जा रहे हैं। मकसद असल में ये है कि जो भी शरीयत के अमाल हैं, अगर उनको शरीयत और सुन्नत के मुताबिक किया जाए तभी वो मकबूल होते हैं। अगर उनको गफलत में या उन्हें गलत अंदाज में अदा कर दिया जाए तो वो मकबूल ही नहीं होंगे। और रमज़ान में चूँकि अमाल का गिराफ मुसलमानों में भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को पूछने के लिए। और उधर ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो भी अमल हों, जो भी इबादतें हों, वो सुन्नत के मुताबिक हों, शरीयत के मुताबिक हों, कोई गलतियाँ ना हों। तो उसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी अशरिया हेल्पलाइन के ज़रिए से हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा की घड़ी आ गई है। तारीखों के ऐलान होने के बाद से तैयारियां तेज कर दी गई है। 24 फरवरी से 12 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और पूरे प्रदेश में इन परीक्षाओं को लेकर काम जोर शोर से किया जा रहा है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार और अधिकारी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्राएं एक एक शहर से परीक्षा में शामिल होंगे, जिसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक केंद्रों से लेकर छात्रों की संख्या और इस परीक्षा को सफल रूप से कराए जाने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की व्यवस्थाएं करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जो है परिषदीय परीक्षा 2025 के संदर्भ में जनपद में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जो है हर एक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की निगरानी करने के लिए और जो वहाँ पर कृषि निरीक्षक और सबकी ड्यूटी लगी है उन सब की मॉनिटरिंग करने के लिए स्ट्रांग रूम की जो वहाँ व्यवस्था की है उन सब की मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम, ऑनलाइन कंट्रोल रूम बनाया गया है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में। यहाँ पर 12 कंप्यूटर ऑपरेटर और हर एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो है अपने सिस्टम पर बैठ करके प्रत्येक कंप्यूटर पर जो है 10-10 जो विद्यालय जो आवंटित किए गए हैं उनकी निगरानी करेंगे ऑनलाइन। और कोई भी अगर ऐसी कोई विसंगति आती है वहाँ पर तो उसको सच समय जो है संबंधित अवगत कराते हुए इसका निवारण कराएंगे। सर, क्या ऐसा लगता है कि जो नकल की आजकल एग्जामों में उससे कोई रोकथाम हो सकता है उसको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीसीटीवी के जद में हमारा पेपर से लेकर के निकलवाने से लेकर के बच्चों के फ्रिस्किंग तक, बच्चों के जो पेपर देंगे, जो कृषि निरीक्षक जो ड्यूटी लगेगी, सारे सब कुछ सिस्टम जो है ऑनलाइन सिस्टम के अधीन ही है। इसलिए किसी भी स्थिति में जो है नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसी गुंजाइश करने वालों के लिए भी ये निर्देश है कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम जो 2024 जो लागू है वो बहुत ही कठोर है और इस जद में जो भी लोग आएंगे उस पर बड़ी ही दंडात्मक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू के लद्दाख में 16 फरवरी को एक हादसे में फर्रुखाबाद के नायब सूबेदार सुनील कुमार शहीद हो गए। उन्हें पानी की टंकी फटने के कारण हादसा हुआ। शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव दुल्लामई में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के भाई अनिल कुमार ने बताया कि सुनील कुमार को 16 फरवरी को हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह शहीद हुए। अच्छा, ये कब भर्ती हुए थे?
6 मार्च 2009 में। और इनकी पोस्ट कहाँ पर थी? पोस्टिंग इनकी थी वहाँ सियाचिन मिली लद्दाख में, पुंछ से आउट हुए थे। ये घटना कैसे उड़ी, कैसे ये शहीद हुए? आज सुनने में उस दिन जब घटना सूचना मिली तो ये कह रहे थे बम वो क्या नाम टंकी ब्लास्ट हुई। अब ये सुनने में आ रहा है कि कह रहे कुछ आईडी वगैरह थे, ब्लास्ट होने से टंकी हुई, उसी घटना से इनके लोगों के मतलब वो डेथ हुई। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी? हाँ, भैया की शादी हो गई। कब शादी हुई थी? 1 फरवरी 2013 में। खबर बाराबंकी से, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से रेलवे क्रॉसिंग के निकट रखे पत्थर से टकरा गई। हादसे में गाड़ी पर सवार 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को घायलों को आनन फानन में उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं डॉक्टर ने एक की हालत को चिंताजनक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खबर गाजियाबाद से है। लोनी कोतवाली क्षेत्र के सरगुल कुंज में कॉलोनी मंचलों से परेशान छात्राओं ने छेड़छाड़ की शिकायत करना भारी पड़ गया। छेड़छाड़ की बात अपने घर में बताई, जिसके बाद पीड़ित रिक्शा चालक ने छेड़खानी करने वालों से कहा कि उनकी बच्चों के साथ छेड़छाड़ ना करे, तो दबंगों ने पीड़ित को जमकर पीटा। वहीं शिकायत करने के बाद लोनी पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बंद कर दिया, जिसके चलते पीड़ित का परिवार दहशत में है। सर हम 3 बहनें हैं, हम छोटी बहनें हैं मेरी 2, और हम गली से निकलते हैं, कुछ भी होता है तो हमें ज्वाइन करते हैं ये लोग। कौन लोग हंसते हैं? मेरी गली में रहते हैं जानू और वो उसकी फैमिली, जिसने मेरे पापा को मारा है कल, और उन लोगों ने मेरे पापा को मारा है, और वो लोग बदतमीजी करते हैं। मेरे क्या बदतमीजी करते हैं? हम लोगों को कमिट पास करते हैं, और हम लड़कियाँ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं उन्हें। मेरे पापा ने उनको बोला तो उन्होंने मारा, सब लोगों ने मिलकर। महाराजगंज नगर पंचायत में छोटी सरयू नदी के किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान नरोत्तमपुर ग्राम सभा के निवासी के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही महाराजगंज पुलिस को मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। उधम सिंह नगर के काशीपुर में फेसबुक या पत्रकार विकास गुप्ता पर रंगदारी और उगाही का मामला दर्ज है। आरोप है कि उसने प्रॉपर्टी डीलर से गैंगस्टर की कार्रवाई से बचने के नाम पर पैसे मांगे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि गुप्ता एक बड़ा नेटवर्क है जो अवैध खनन और वसूली के धंधे में लिप्त है। मैंने जो ठगी करी गई लगभग के आसपास की करी गई, जिसमें मुझसे 54,50,000 रुपये कैश, जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है, जो मैंने एक पेंड्राइव में बना के माननीय एसपी साहब को दे दी है और अपनी तहरीर दे दी गई है। इसमें विकास गुप्ता और लवप्रीत सिंह चौहान दोनों इन्वॉल्व। किस वजह से आपसे मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। कुछ प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ यहाँ पे सर ने जब से बैठना शुरू करा था, कुछ एप्लीकेशंस आई थी, तो उन एप्लीकेशंस का निपटारा करने के एवज में मुझसे बोले कि उत्तराखंड पुलिस को इतना पैसा जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास गैंगस्टर लग जाएगी, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस तरीके से मुझे डरा धमका गया, जिससे मेंटली डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा सर, बोले अब इतने पैसे दो, अब इतने पैसे दो। वो लगातार मुझसे पैसे लेते जाए, आज तक उनकी डिमांड खत्म नहीं होगी। मैं इस वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं इस बात मेरे परिवार में पहुँची, तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे पूछा कि तेरी टेंशन का कारण क्या है। इस चक्कर मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी। काशीपुर थाने में सौरभ अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा 2 व्यक्तियों के ऊपर आरोप अंकित किए गए थे कि उनके द्वारा पुलिस से काम कराने के एवज में मोटी रकम ठगी की गई है। उसके संबंध में उनके द्वारा एक वीडियो भी प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत करके इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में
एक टीम गठित की गई है जो कि साक्ष्य संकलन कर रही है। साथ ही आरोपों के संबंध में और जो वीडियो है उसकी प्रामाणिकता की जांच करके इसमें शीघ्र हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। प्रकरण में पुलिस के नाम पे ठगी की गई है, इसीलिए ठगी की धारा में और धमकाने की जो उसमें बात थी उसके संबंध में, और चूंकि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिल करके इस घटना को कारित किया गया था, इसीलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।